जाड़े का मौसम था। जाड़े का मतलब होता है सर्दियाँ, ठंड, नवंबर दिसंबर बोल सकते हैं आप। चैतन्य दास पुत्र के सिराने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। चैतन्य दास अपने पुत्र के साथ बैठे हुए थे, बेड पे सिराने पर बैठे हुए थे और डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि में डॉक्टर साहब के ऊपर देख रहे थे, जैसे उनको है कि डॉक्टर साहब से कुछ पूछना है। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर चेक कर रहे थे थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है कि अब तो डॉक्टर साहब जाड़ा भी आ गया, सर्दियों में कुछ फर्क महसूस हो रहा है मेरे बेटे में? डॉक्टर बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि और तबीयत इनकी हालत जो है खराब होती जा रही है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़ों में अच्छा हो जाएगा? क्योंकि यार जब एक पेरेंट्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी बंदा बीमार हो तो उसके पेरेंट्स ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डॉक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं और आश्वासन देते हैं कि अब ठीक हो जाएगा, दवाइयों के जरिए ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि दवाइयों के जरिए भी कई बार ठीक नहीं होता, तो एक घर वालों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार मैं क्या करूँ, दवाइयों में पैसा लगाऊं, डॉक्टर को दिखाऊं, अपना काम करूं, छोटे बेटे की पढ़ाई करवाऊं, घर चलाऊं, क्या करूं? तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। वही फ्रस्ट्रेशन चैतन्य दास जी के अंदर आ गया था। किस कारण आ गया था? क्योंकि उनका जो बेटे हैं उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, स्वस्थ नहीं हो रहे थे और यही चिंता उनको खाई जा रही थी कि पता नहीं मेरा बेटा कब स्वस्थ होगा, कब ठीक होगा। इस प्रकार दूसरे की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन होता है, इसे सजगता कदापि नहीं कर सकते। तो अब इसमें डॉक्टर साहब का क्या कुछ, उन्होंने अपना प्रयास किया, सब दवाइयाँ करी, वो करा, लेकिन हमें ऐसे कठोर शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी को सहज तौर पर बोलना चाहिए, किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए। डॉक्टर तो अपना काम कर रहा है, दवाइयाँ दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ठीक होना ना होना एक शरीर पर डिपेंड करता है। अब उनका शरीर ही अलाव नहीं कर रहा तो उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमें भी एक शिक्षा देनी चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो हम फ्रस्ट्रेटेड ना हो, हौसला रखें, डॉक्टर पर अपना गुस्सा ना उतारें, दूसरों पर अपना गुस्सा ना उतारें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे प्राणी को, हमारे जो बेटा है उनको जल्द से जल्द ठीक करें। डॉक्टर बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होता। आपको जेलभरी अवश्य हुई है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने के लिए। डॉक्टर साहब ने बड़े ही विनम्र भाव में, बड़े ही आदत पूर्वक बोला कि ऐसी दशाओं में केवल हम अनुमान एक कैसी कर सकते हैं, एक सोच ही सकते हैं कि हाँ क्या बेटा जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन एक आश्वासन नहीं दे सकते आपको कि हाँ ये इतने टेन्योर के अंदर, इतने टाइम पीरियड के अंदर ठीक हो जाएगा। हम तो एक केवल आप एक प्रयास ही कर सकते हैं। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको में आपको शायद मेरी इच्छा आपको ऐसे टेंशन वगैरह में या डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वे कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब ने बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नकावर लगी तो उन्हें क्षमा कीजिए। जो शिवदास जो है वो छुट्टियों में आ रखे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से अपने पिताजी की परेशानी बताई कि आप डॉक्टर साहब जानते हैं कि पिताजी कितनी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और कितने परेशान हैं वो, उनका बेटा ठीक नहीं हो रहा है। अगर मेरे पापा की बात आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ, आपसे सॉरी बोलता हूँ। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र को और वात्सल्य की दृष्टि से देखा। शिवदास जब थे चैतन्य दास के छोटे पुत्र थे कि और वात्सल्य से देखा, वात्सल्य की दृष्टि से देखा, देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों आए यहाँ? मैंने तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सबर ही नहीं होता। वो बैठे छोटे बच्चों को, तुम यहाँ पे क्यों आए? मैंने तुम्हें मना करता था यहाँ पे आने के लिए, क्यों आए? शिवदास ने लज्जित होकर कहा,
मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए आप क्या करना चाहिए। शिवदास ने अपने पिताजी से कहा कि पाप पिताजी आप नाराज ना होइए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो खाली डॉक्टर साहब से ये पूछने आया था कि भाई साहब के लिए क्या करना चाहिए, किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए या और कोई दवाई में बदलाव करना चाहिए या क्या इलाज करना चाहिए जिससे कि ये शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा कितना खर्च होगा। डॉक्टर साहब ने कहा आपको एक ही इलाज है कि इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने पूछा सहज होकर सरल होकर के डॉक्टर साहब बताइए कितना खर्च है। मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा 3000, साल भर रहना होगा, 3000 रुपये का खर्च। ये बहुत पुरानी स्टोरी है, तो आजकल तो 3000 रुपये की क्या कीमत है, उस टाइम में 3000 रुपये की बहुत ही कीमत हुआ करती थी। निश्चय ही वहाँ से अच्छे होकर आएंगे। जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है, साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से जो के टू लौट आए तो ईश्वर की इच्छा, आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था वो करते हूँ। चैतन्य दास ने पूछा कि इतना 3000 रुपये खर्च करने के बाद भी, इटली भेजने के बाद भी, एक साथ सैनिटोरियम में रखने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं होते हैं, तो डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि ये तो सिर्फ भगवान की इच्छा है। फिर तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैंने इन पर कितना प्रयास किया है और मैं कैसे कैसे इन पर प्रयास कर रहा हूँ और अपनी कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ इनके स्वास्थ्य लाभ दिलाने में। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने का प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। तो चैतन्य दास अपने घर गए और अपने घर वालों से आधी रात का मतलब है कि देर रात तक चैतन्य अपने बेटे को इटली भेजने के ऊपर अपने घर वालों से डिस्कशन करते रहे, वार्तालाप करते रहे कि इनको भेजना चाहिए आगे इलाज के लिए या नहीं भेजना चाहिए। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3000 का खर्च उठाना बुद्धिमानी के प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि 3000 रुपये खर्च करना बुद्धिमानी है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ, लेकिन बच्चों कहते हैं माँ तो माँ होती है, माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ एक ऐसी शख्सियत है कि खुद गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सिलाती है, खुद आधी रोटी खाती है और बच्चे को पूरी रोटी खिलाती है। उसके सारे दर्द अपने ऊपर ले लेती है। माँ तो माँ है, माँ तो जननी है, माँ को मेरा प्रणाम। तो चैतन्य दास जी और उनके छोटे भाई को लगा के आगे इलाज के लिए उनको भेजना, 3000 रुपये खर्च करना, इटली भेजना बुद्धिमानी नहीं है, अक्लमंदी नहीं है। लेकिन उनकी माता ने इस सभी का कठोर विडंबना की, कठोर विरोध किया कि नहीं, मेरा बेटा है, क्यों नहीं भेजना। 3000 रुपये की कौन सी बड़ी बात है, 3000 रुपये मेरे बच्चे से बढ़कर नहीं है। पैसा तो हाथ की मैल है, आज नहीं फिर कमा लेंगे, लेकिन मेरा बच्चा जो है ठीक होना चाहिए, तो आप इसको इलाज के लिए इटली सैनिटोरियम में भेजें। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। जब माता जी ने जोर स्वर में बोला तो जो शिवदास था वो भी माता जी के साथ हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ भाई को इलाज के लिए भेजना चाहिए। बाबू साहब अकेले रह गए तो पेशवेरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ कहीं, फिर शास्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। उनकी मम्मी थी या उसकी वाइफ, जो उनकी वाइफ थी, वो रोने लगी, आंसू बहाने लग गई, रोने लग गई कि बेटे से बढ़ के पैसा नहीं है, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन बेटा ठीक होना चाहिए। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शर प्रहार के सामने ना ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की, अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। और माँ की जीत हुई और यह फैसला लिया गया कि बच्चे को इलाज के लिए इटली भेजा जाए। तो कोशिश तो कब रुपया हाथ में आने दो। तो बच्चों ये चैप्टर हम यहीं पे विराम लेते हैं। चैप्टर मैंने आपको
9 पेज तक पढ़ा दिया है, 6, 7, 8, 9 पढ़ा दिया है। आगे का चैप्टर प्रयास रहेगा कि हम कल पूरा करें, और थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स प्रश्नावली करेंगे। जो भी आपको डाउट्स होंगे मैं अपना नंबर इसमें DM कर दूँगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर, अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि 24 से 48 घंटे के अंदर मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और आप सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ कि खूब पढ़े लिखे, बड़े विद्वान बने, माता पिता और मेहनत से पैसा कमाते हैं, आपके लिए कमाते हैं। उन्हें विश्वास है कि हमारा बेटा अच्छा बने, पढ़ा लिखा हो, अफसर बने, IAS अफसर बने, पुलिस अफसर बने, डॉक्टर बने। हर पिता का एक ख्वाब होता है कि उसका बेटा उससे ऊंचा जाए, उससे बड़ा बने। माता पिता के दर्द को समझिए, माता पिता के प्यार को समझिए, और जैसे आप खेल कूद में, मोबाइल में अपना ध्यान लगाते हैं, उसी तरह पढ़ाई में भी अपना ध्यान 3 से 4 घंटे पढ़ाई में दीजिए। और पढ़ाई में दीजिए तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, सिर्फ मोबाइल नहीं कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और कोई भी आपको किसी चीज़ में डाउट हो, आप स्कूल जाते हैं, आप टीचर से पूछिए। 1 बार पूछिए, 2 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, 10 बार। डर किस बात? टीचर है, शिक्षक है, आपको पढ़ाने के लिए ही वो स्कूल में है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो डरिए मत कि दोस्त क्या कहेंगे, मैंने हाथ उठा दिया, या टीचर्स क्या कहेंगी। पूछिए, एक बार आपको समझ नहीं आता हैंड रेस करिए कि मैडम मुझे ये चीज़ समझ नहीं है। 1 बार नहीं समझिए, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए। बल्कि टीचर आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेगी, वो आपको प्रभावित करेगी, वो आपको एनकरेज करेगी कि यार कितना अच्छा स्टूडेंट है, ये पूछता है, यानी कि इसको पढ़ाई से कितना प्यार है, कितनी नॉलेज है, और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में। बाकी आप चिंता की कोई विषय नहीं है, आप मेरे से भी डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि हिंदी में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आए, चाहे वो एग्जाम टाइम हो, चाहे वो रोज के दिनचर्या हो। इसी के साथ मैं सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।